हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज यू नो कि मुझे पार्ट 2 नहीं बनाना था क्योंकि मेरे को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना था। लेकिन पता नहीं कैसे लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो गया और जो वीडियो है वो सिर्फ गैमेटोजेनेसिस तक ही कंप्लीट हो पाई। तो उसके आगे का जो है दैट इज अ मेंसुरेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये सारे जो टॉपिक है इस पार्ट 2 में कवर होंगे और इसके अलावा इसी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कंप्लीट होगा अगर उससे पहले दोबारा लैपटॉप शट डाउन नहीं हुआ। क्योंकि मैं पूरा एक साथ ही लेक्चर कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन आई डोंट नो कैसे लैपटॉप शट डाउन हो गया। लेकिन वो जितनी वीडियो बनी थी थैंक गॉड कि वो डिलीट नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो हम अपना पार्ट 2 है दैट इज अबाउट अ मेंस्ट्रुएशन वो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, ठीक है, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो ये कब तक का होता है? दैट इज अबाउट अ 28 टू 29 डेज का होता है। ठीक है, जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं दैट इज अ मेनार्क, और जब स्टॉप होता है तो उसको बोलते हैं दैट इज अ मेनोपॉज। ठीक है, इसमें हमें 4 तरीके के फेजेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुएशन में। वो 4 तरीके के कैसे कैसे फेजेस होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला जो फेज होता है दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज होता है वो होता है दैट इज अ फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज। जो थर्ड फेज होता है दैट इज अ ओव्यूलेटरी फेज। एंड लास्ट वन, फोर्थ फेज जो होता है दैट इज अ सिक्रीटरी एंड या उसी को कह लो ल्यूटियल फेज। तो दीज 4 phases आर प्रेजेंट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन फेज। तो इस फेज में क्या होता है? अगर हम मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करते हैं तो इसमें जो एंडोमेटीरियम लाइनिंग होती है, अगर आपको याद होगा तो हमने यूट्रस में पढ़ा था। ठीक है, यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है, एंडोमेटीरियम, पेरीमेटीरियम और मायोमेटीरियम। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेटीरियम की लाइनिंग होती है वो कब शो होती है? दैट इज ड्यूरिंग अ साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, सो ये जो एंडोमेटीरियम की लाइनिंग होती है वो शेड होती है या वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, और इसमें जो भी ब्लड क्लॉट होता है ना, या जो भी ब्लड रिलीज होता है वो ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं करता है, डू नॉट क्लॉट। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज में जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो उस टाइम पे जो भी ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज अ मेंस्ट्रुएशन फेज और ये कितने दिन के लिए होता है? दैट इज अबाउट 3 to 5 डेज के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी जो एंडोमेटीरियम की लाइनिंग थी वो तो चली गई। ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होनी है, अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी हो, इम्प्लांटेशन हो, तो वो तो तभी हो सकती है जब एंडोमेटीरियम प्रेजेंट हो, क्योंकि वहीं पर इम्प्लांटेशन होती है ना। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि दोबारा से एंडोमेटीरियम की लाइनिंग है, तो उसी लिए फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज आता है, जिसमें क्या होती है? दैट इज अ ग्रेजुअल थिकनिंग ऑफ एंडोमेटीरियम लाइनिंग। ठीक है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेटीरियल लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पर हमें क्या देखने को मिलती है? दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। कौन कौन से हार्मोन देखने को मिलते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव स्टेज में? हमें हार्मोन्स देखने को मिलते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव स्टेज में। दैट इज अ ईस्ट्रोजन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। हार्मोन
और a FSH HAMO। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर क्या होता है, वो जो हमारा एंडोमेटीरियम होता है दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज अ ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, ठीक है, ये कब कब का बीच में होता है, दैट इज अबाउट, ठीक है, अगर हम ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, दैट इज ओव्यूलेशन अकर। अब ये ओव्यूलेशन होगी कैसे, ठीक है, ये ओव्यूलेशन तब होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो कैसे होगी, पहले जो प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, देन ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड टर्शरी फॉलिकल में। फिर ये जो टर्शरी फॉलिकल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जो, फिर ये टर्शरी फॉलिकल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। और यही ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा, ठीक है, तो क्या रिलीज करेगा, दैट इज अ, रप्चर होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी oocyte, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओवम कह रहे हैं। ठीक है, ये कब होता है, 14th डे पे होता है, दैट इज ऑन अ 14th डे। ये 14th डे पे होता है जब क्या होता है, LH का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ LH सर्च। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अ ओव्यूलेटरी फेज। आपको पता है जो पहली वाली वीडियो उसको मैंने एंड भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ा ही रही थी एंड जस्ट बीच में लैपटॉप शट डाउन हो गया, तो उसमें कुछ एंडिंग में थैंक यू वगैरह भी नहीं है, ना मैंने बताया पार्ट 2 है, या आप लोगों को यहीं पे देखना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पता नहीं कैसे क्या हुआ। नेक्स्ट जो है दैट इज अ सिक्रेटरी और ल्यूटेल फेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती है एंड इट इज अबाउट टू 14 टू 28 डेज। ठीक है, पहले होता है 14 से लेके 22 डेज का, देन यहाँ होता है दैट इज 22 से 28 डेज का। ठीक है, तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, परसिस्टेंट रहता है, तो कैसा होता है, परसिस्ट, दैट इज कौन से कलर का, दैट इज अ पेल येलो कलर का। वेयर एज अगर वही कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है, दैट इज अ कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ ही बता देती हूँ, दैट इज क्या है कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, तो ही प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो गया तो जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होगा तो प्रेगनेंसी होगी, प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, सो ये जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, ये हमें फीमेल प्रीमेट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि इन मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो पहली मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन जो होती है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ मेनार्क। और कब स्टार्ट होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की एज क्या होती है फीमेल्स में, दैट इज अबाउट टू 13 टू 14। ठीक है, 14 ईयर्स के टाइम पे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक एवरेज इंटरवल पे बार बार रिपीट होती रहती है, कौन कितने दिनों में, 28 से 29 दिनों में बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, और ये जो साइकिल चलते रहते हैं, साइकिल ऑफ इवेंट चलते रहते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। मतलब 1 मंथ में अगर जो 28 से 29 डेज की जो साइकिल है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस पूरी साइकिल में सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होगा। ठीक है, जो भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो एक फिगर में दिए हुए हैं, उस फिगर को हम देख लेंगे। तो जो पहली साइकिल जो स्टार्ट होती है दैट इज स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या कह लो ब्लड फ्लो होता है, जो कि कब तक चलता है, या तो 3 डेज तक रहता है या 4 या 5 या किसी में 7 डेज तक भी रहता है। ठीक है,
मेंस्ट्रुअल फ्लो की अगर हम बात करें तो ये किसकी वजह से होता है? ये इसकी वजह से होता है, जो एंडोमेटेरियम लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उसके टूटने की वजह से वहां की जो ब्लड वेसल्स होती है वो लिक्विड बना लेती है, और किस फॉर्म और कौन सी फॉर्म में आती है? ब्लड की फॉर्म में आती है, थ्रू द वेजाइन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो पूरे 28 टू 29 डेज की जो साइकिल होती है, उस टाइम पे जो एक ओवम रिलीज्ड होता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है का क्या मतलब? अगर वहां पे स्पर्म नहीं आया है तो मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन तभी होगी, ठीक है, मतलब पीरियड्स तभी होंगे, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक ऑफ पीरियड्स को हम ये कह सकते हैं दैट इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, ये प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट, हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन कुछ कुछ अंडरलाइन कॉजेस की वजह से भी नहीं होता है। जैसे अगर आपको स्ट्रेस है या आपकी बहुत ज्यादा पुअर हेल्थ है, तो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। इस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद दूसरा फेज जो होता है दैट इज अ फॉलिकुलर फेज, इसी को हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ओवरी में ग्रो करते हैं और मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से एंडोमेटीरियम में जो यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेटीरियम लाइनिंग होती है वो दोबारा से रीजनरेट होने लगती है, ठीक है, दोबारा बनना शुरू कर देती है। तो जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवरी एज वेल एज यूट्रस के अंदर, ये सारे के सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है। सो द सिक्रीशन जो होता है एलएच और एफएसएच का, वो इस टाइम पे फॉलिकुलर फेज के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका सिक्रीशन? एलएच और एफएसएच का, ठीक है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती रहती है। और इसके अलावा एक और ईस्ट्रोजन जो है वो भी सिक्रीट होता है, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम अ ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। ये दोनों जो है एलएच और एफएसएच, दैट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक पीक लेवल अटेंड कर लेते हैं कब? मिडिल साइकिल पे, ठीक है, 14th डे पे। अगर 28 डे की साइकिल है तो 14th डे पे मतलब मिड में ये एक पीक लेवल अटेंड कर लेंगे एलएच और एफएसएच, जहां पे ज्यादा सिक्रीशन एलएच के ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एलएच सर्ज कहते हैं, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर हो जाने के बाद उसमें से एक ओवम निकलता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। दिस ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय अ ल्यूटियल फेज। तो लास्ट वाला जो फेज आता है उसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं या फिर सिक्रीटरी फेज कहते हैं, ठीक है, जिसमें बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। क्या सिक्रीट करता है? दैट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसकी? एंडोमेटीरियम की मेंटेनेंस के लिए। क्यों एंडोमेटीरियम क्यों जरूरी है? अगर एंडोमेटीरियम होगा तभी फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होगा। मैंने आपको बता दिया था यूट्रस में इम्प्लांटेशन तभी होगा जब एंडोमेटीरियम होगा, इसीलिए मेंस्ट्रुअल फेज के बाद तुरंत एंडोमेटीरियम दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सारे स्टॉप हो जाएगी। मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स है, कोई भी इवेंट नहीं होगा, सारे के सारे इवेंट स्टॉप हो जाएंगे एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, सो देयर इज नो पीरियड्स, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दिस कॉज जैसे वो डीजनरेट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसी की वजह से एंडोमेटीरियम की जो लाइनिंग है वो दोबारा से डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, मतलब दोबारा से ब्रेक डाउन होने लगेगी, और दोबारा से हमारी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, और वहीं से दूसरी नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ये सिर्फ कब तक रहता है? दैट इज अ 50 इयर्स ऑफ एज। वुमेन के 50 इयर्स ऑफ एज तक ही मेंस्ट्रुएशन रहती है, और जब 50 इयर्स तक रहती है तो जिस टाइम पे लास्ट होती है उस स्टेज को क्या कहते हैं? दैट इज अ मेनोपॉज, ठीक है। अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो वो ये इंडिकेट करती है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है,
बिटवीन अ मेनॉक एंड मेनोपॉज, ठीक है। मेनॉक और मेनोपॉज के बीच में साइक्लिक 28-29 डेज के बाद बार बार मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो दैट इज अ नॉर्मल इंडिकेटिव ऑफ नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। कुछ यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रेजेंट है जो कि बहुत जरूरी होते हैं जब ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन और ड्यूरिंग अ पीरियड्स, ठीक है। तो पहले टेक अ bath and clean yourself regularly, ठीक है। यूज अ सैनिटरी एंड क्लीन होममेड पैड, ठीक है। चेंज योर सैनिटरी नैपकिन एज वेल एज होममेड पैड इन एवरी 4 to 5 आवर्स में हमें चेंज करने चाहिए। और जितने भी सैनिटरी नैपकिन होते हैं उनको बाकायदा रैप करके इन अ यूज पेपर उन्हें डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। डोंट थ्रू दीज यूज नैपकिन इन अ ड्रेन पाइप्स, वॉशरूम के ड्रेन पाइप्स वगैरह में इन नैपकिन्स को थ्रो नहीं करना चाहिए या फिर ओपन एरिया में। एंड वाइल हैंडलिंग दिस नैपकिन, जो यूज नैपकिन है जिन्हें हम हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए विद द सोप। तो ये सारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जो आप सब लोग मेंटेन करते होंगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उससे पहले ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज अ ईस्ट्रोजन, दिस इज अ ईस्ट्रोजन ना, ये ब्लू लाइन दिस इज अ ईस्ट्रोजन। तो ये जो ईस्ट्रोजन है ये क्या शो कर रही है, दैट इज शो 2 पीक शो कर रही है, ठीक है। और ये जो 2 पीक हैं, पहला पीक जो है वो कब कर रही है, दैट इज ओव्यूलेशन से पहले, दैट इज प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है। आपको पहले देखने को मिल रहा है तो आप इजीली डायग्राम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये देखो पहले ओव्यूलेशन से पहले ईस्ट्रोजन और दोबारा दैट इज ड्यूरिंग अ ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज के दौरान देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो LH जो है वो 14th डे पे बढ़ गया, तो दिस इज अ LH सर्च, ठीक है। ये FSH गिवन है। यहाँ पे देखो डेवलपिंग फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। 14th डे पे जैसी ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ से ओवम निकला, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। सो अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, नहीं हुई तो दोबारा से ये रीजनरेट रीग्रेसिंग होने लगेगा, ठीक है। दिस इज ये 1 to देखो 7 डेज मेंस्ट्रुएशन के लिखे हैं, देन इट इज अ फॉलिकुलर जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट साइकिल लिखी है दैट इज अ ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। यहाँ 14 डेज पे एक है ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ इवेंट्स शोइंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है। सारा देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फर्टिलाइजेशन, तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ सॉरी आई हैव अ कफ, और शायद उसकी वजह से बोलते टाइम ज्यादा हो रहा है। सो अगर हम देखें ड्यूरिंग कॉपुलेशन या ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, जो सीमन होता है दैट इज रिलीज बाय अ पेनिस, पेनिस से सीमन रिलीज होगा। सीमन में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, ठीक है, इनटू द वेजाइना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। सो जो मोटाइल स्पर्म होंगे वो रैपिडली स्विम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेल, क्योंकि उनके मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी का काम करते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो स्विमिंग कर सके, ठीक है। और वो किससे पास होंगे, थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स से पास होते होते कहाँ एंटर हो जाएंगे, दैट इज इनटू अ यूट्रस। यूट्रस में जाने के बाद फाइनली रीच द एम्पुलरी जंक्शन। कहाँ पहुंचेंगे, एम्पुलरी रीजन में। मैंने आपको बताया था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज अ एम्पुला, वही लिखा हुआ है, दैट इज अ एम्पुला, ठीक है। एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो यही एम्पुला में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। सो जो ओवम है दैट इज रिलीज बाय द ओवरी, ओवरी से जो ओवम रिलीज हुआ है
वो भी ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ होगी, इन द एम्पुला रीजन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगी जब ओवम और स्पर्म दोनों के दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ एम्पुलरी रीजन में आते हैं। ठीक है, दिस इज अ रीजन व्हाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अगर स्पर्म और ओवम जो है वो एक साथ आएंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली आएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगी, तभी प्रेगनेंसी होगी। इसी वजह से कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन हमेशा फर्टिलाइजेशन और हमेशा प्रेगनेंसी हो, बिकॉज जो स्पर्म और ओवम है वो साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद अ ओवम, जब ओवम का फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो कांटेक्ट में आता है किसके, जोना प्लेसूडा लेयर के साथ। ठीक है, जो कि किसकी लेयर है, ओवम की। ठीक है, हमने पढ़ा था ये जो जोना प्लेसूडा लेयर है ये कैसे फॉर्म होती है, अगर आपको याद हो तो जोना प्लेसूडा लेयर के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ से फॉर्म होती है, हमने उसमें पढ़ा था, दैट इज जो हम oogenesis पढ़ रहे थे। ये जो जोना प्लेसूडा लेयर होती है, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो न्यू मेम्ब्रेन बनाती है उसके आसपास। ठीक है, जिसे हम जोना प्लेसूडा लेयर कहते हैं। तो इसके कांटेक्ट में क्या आया, स्पर्म आया। ठीक है, और फिर वो मेम्ब्रेन को चेंज करेगा। ठीक है, चेंज करने के बाद जैसे चेंज करेगा फिर ब्लॉक कर देगा कि उसके ऊपर कोई दूसरे स्पर्म्स की एंट्री ना हो पाए। ठीक है, ताकि इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ठीक है, ताकि ये चीज इंश्योर करता है कि जो स्पर्म है सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम के साथ। ठीक है, तो जो भी कोई स्पर्म आया जोना प्लेसूडा लेयर पे आएगा और वो ब्लॉक कर देगा मेम्ब्रेन को, ताकि वहां पे दूसरा कोई स्पर्म ना आ पाए। ठीक है, दिस इज अ जोना प्लेसूडा लेयर। यहाँ पे देखो ये स्पर्म अटैच हो गया, फिर इसके बाद कोई दूसरा नहीं हुआ। दीज आर द सेल्स ऑफ अ कोरोना रेडिएटा, जो बाहर की जो सेल्स है ये कोरोना रेडिएटा की सेल है। पहली लेयर जो है दैट इज अ जोना प्लेसूडा। ठीक है, दीज आर स्पर्म एंड दिस इज अ ओवम। ठीक है, सो द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, सो एक्रोसोम जो हेड पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है उसके सिक्रीशन से जो है स्पर्म एंटर हो जाएगा ओवम के साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म की एंट्री होगी विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम प्रेजेंट इन द हेड रीजन ऑफ अ स्पर्म। ठीक है, थ्रू द जोना प्लेसूडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो सेकेंडरी oocyte की जो मियोटिक डिवीजन जो रह गई थी वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है फिर से हमें दो अनइक्वल देखने को मिलते हैं, दैट इज अ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम जिसे हम ओटिड कहते हैं। ठीक है, सून जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो फ्यूज हो जाता है ओवम के साथ और क्या बना लेता है, दैट इज अ डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। ठीक है, सो हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट, अगर हम बात करें कि कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जाइगोट के अंदर, दैट इज 46। ठीक है, ठीक है, जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड ही तो बनेगा ना। ठीक है, दैट इज हैप्लॉइड स्पर्म फ्यूज विद हैप्लॉइड ओवम, फॉर्मेशन किसकी होगी, जाइगोट, एंड दिस इज अ डिप्लॉइड। ठीक है, अब ये कुछ क्रोमोसोम पैटर्न दे रखा है। ठीक है, जिसके बारे में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, दैट इज इन फीमेल्स और मेल्स। ठीक है, ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑटोजोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम।
सेम यहीं पर ऑटोजोम प्लस सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। ऑटोजोम कितने होते हैं, 22 प्लस 22। सेक्स क्रोमोजोम दैट इज XX, वेयर एज देयर इज XY, ठीक है। अब क्या होगा, ऑटोजोम्स में तो कोई चेंज नहीं है, दोनों में एक ही जैसे प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ सेक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट चेंज है, दैट इज XX, और मेल्स में XY। तो अगर फीमेल के X के साथ मेल का X फ्यूज होता है तो क्या होगा, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ फीमेल प्रोजेनी, ठीक है। वेयर एज अगर X के साथ, जस्ट अ सेकेंड, मैंने दूसरी साइड भी X लिख दिया। अगर दूसरी जगह अगर यहाँ पे ये XY है, अगर X के साथ Y कंबाइन होता है तो क्या मिलेगा, दैट इज अ मेल। तो एक चीज याद रखो, 50% चांस ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 50% चांस है, ऐसा नहीं है कि X के पास ज्यादा चांस है और Y के पास ज्यादा चांस, ठीक है। तो 50% चांस है कि ये वाला X आ जाए या ये वाला X आ जाए, बात तो एक ही है। लेकिन बात यहाँ अलग है कि 50% चांस है कि ये वाला X आएगा या 50% चांस है कि ये वाला Y आएगा। अगर Y आएगा तो मेल प्रोजेनी होगी और X आएगा तो फीमेल प्रोजेनी होगी, ठीक है। सो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो इसी को रीड आउट कर लेते हैं, यही चीज लिखी हुई है। As you know, the chromosome pattern in a human female is XS, whereas male में XY होता है। तो जितने भी हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, दैट इज ओवा, जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय अ फीमेल, उन सबके पास सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ X होता है। वेयर एज जो मेल गैमेट होते हैं, उनके पास क्या सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है, या तो X हो सकता है या Y। अब 50% चांस होता है स्पर्म्स के पास कि वो X क्रोमोसोम लेके आए, या 50% चांस होता है वाई क्रोमोसोम लेके आए। 60 40 70 30 30 40 कुछ चांस नहीं होता, 50-50 होता है, ठीक है। तो अगर फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट्स का तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट के पास सॉरी, मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट के पास या तो XX प्रेजेंट होगा या XY, ठीक है। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि स्पर्म्स के पास X है और Y है जो कि फर्टिलाइज हो रहा है ओवम के पास, क्योंकि ओवम के पास तो सिर्फ एक ही तरीके का प्रेजेंट होता है, दैट इज अ X, ठीक है। अगर जाइगोट के पास XS है तो वो फीमेल बेबी होगी, अगर जाइगोट के पास XY है तो वो मेल बेबी होगी, ठीक है। दैट इज वाई, अगर हम साइंटिफिकली कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेबी का सेक्स होता है, दैट इज अ मेल और अ फीमेल, वो किस पे डिटरमिन होता है, दैट इज बाय अ फादर। वो फादर पे डिपेंडेंट होता है, डिटरमिन होता है, नॉट इज बाय अ मदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पे, जाइगोट में। तो क्या होगा, क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है। दैट इज अ क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो साइज होगा ना वो वही रहेगा, बट द साइज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गई, कहाँ पे, जाइगोट में। जाइगोट में क्या हुई, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई, जो कि मूव थ्रू द इस्थमस। इस्थमस के पास एम्फुला में, देखो एम्फुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हुई थी, एम्फुला में तो फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बना, दैट इज अ जाइगोट। फिर वो जाइगोट कहाँ जाने लगा, इस्थमस के पास जाने लगा, फेलोपियन ट्यूब की, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। और वो क्लीवेज की तरफ कहाँ जाने लगा, फिर क्लीवेज से यूट्रस की तरफ जाने, ठीक है। यूट्रस की तरफ जाएगा तो वहां पे क्या बना लेगा, बनाएगा कुछ डॉटर सेल्स, 2 4 8 16, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो इम्ब्रॉय होता है 8 से 16 वाला, ठीक है, ऐसा इम्ब्रॉय जिसके पास ब्लास्टोमेयर, जो डॉटर सेल्स 8 से 16 वाली होती है, उनको हम मोरुला कहते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज अ मोरुला, ठीक है। सो ये जो मोरुला होता है, दैट इज शोइंग इन अ फिगर डायग्राम ऑफ ई, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है मोरुला, ठीक है। दीज आर ऑल डॉटर सेल्स। तो ऐसी डॉटर सेल्स जिसके पास 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ मोरुला। फिर ये मोरुला कंटिन्यू होगा और डिवाइड हो जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टो
सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फर्दर जाएगा यूट्रस के पास, और वहां पे जो ब्लास्टोमेयर्स प्रेजेंट होंगे ब्लास्टोसिस्ट में वो इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, कि वो दो लेयर बना लेंगे। बाहर वाली लेयर जो होगी दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास होगा दैट इज अ इनर सेल मास, ठीक है। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट है, तो ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और जो अंदर वाला प्रेजेंट है दैट इज अ इनर सेल मास, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, देखो क्या हुआ, जाइगोट था, जाइगोट में क्या हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई और क्लीवेज शुरू हो गई। क्लीवेज जैसे हुई तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है, ठीक है। सो इसमें से जो 8 से 16 वाले होंगे ब्लास्टोमेयर्स, उनको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मोरुला, ठीक है। यही मोरुला आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट इस तरीके से बन जाएगा, लाइक अ दिस, रुक जाओ एक जैसा सेकंड, ये बाहर वाली जो होगी इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और जो अंदर वाला होगा दैट इज अ इनर सेल मास। रुक जाओ, ये जस्ट एक ये डायग्राम दे रखा है, वैसे मैं फिर भी बना रही हूँ, और बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना रही, बट देख लो, आप समझ लो बस। ये जो होगा दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला होगा दैट इज अ इनर सेल मास, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर होंगी, दैट इज आउटर और इनर। आउटर वाली कौन सी है, दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट, और इनर वाली कौन सी है, दैट इज अ इनर सेल मास, ठीक है। अब ये जो आउटर लेयर है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेटीरियम के साथ अटैच होती है, ठीक है। यूट्रस के एंडोमेटीरियम के साथ कौन अटैच होती है, दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। वेयर है जो अंदर वाली इनर सेल मास होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रॉय में, ठीक है। जैसी अटैचमेंट होती है तो जो यूट्रीन की सेल्स होती है वो डिवाइड कर लेंगी और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। एज अ रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ एम्बेड हो जाएगा, एंडोमेटीरियम में यूट्रस के, ठीक है। और इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ इम्प्लांटेशन, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब तो जगह ही नहीं बची बताने के लिए, ठीक है। सो क्या हुआ यहाँ पे, जो बाहर वाली आउटर लेयर है दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट, ये जाके अटैच होगी, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जाके अटैच होगी एंडोमेटीरियम से। कहा, किसके एंडोमेटीरियम की बात हो रही है, यूट्रस की, ठीक है। अंदर वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनर वाली कन्वर्ट हो जाएगी एम्ब्रॉय में, ठीक है। वो अटैच हो जाएगी और उसी अटैच को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, ठीक है। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, मतलब जब ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है एंडोमेटीरियम से, तब क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होते हैं जिन्हें हम क्रॉनिक विलाई कहते हैं, जो कि किससे सराउंडेड होते हैं, बाय यूट्रीन टिश्यू एंड अ मैटरनल ब्लड, मदर्स के ब्लड के साथ और यूट्रीन टिश्यू से सराउंडेड होते हैं, दैट इज अ क्रोनिक विलाई, ठीक है। ये जो क्रोनिक विलाई होते हैं और ये भी जो यूट्राइन टिश्यू होता है ये बिकेम इंटरडिजिटेड विद ईच अदर, और एक जॉइंटली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना लेता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दैट इज अ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा कैसे बनता है, जो क्रॉनिक विलाई प्रेजेंट होता है और यूट्रीन के टिश्यू होते हैं वो आपस में इंटरडिजिटेड हो जाते हैं
और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं जो भी फीटस डेवलप हो रहा होता है वो, और मदर्स की बॉडी के साथ, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना एम्ब्रॉय को, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उन सबका रिमूवल करना, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनका रिमूवल करना, दैट इज प्रोड्यूसेस बाय द एम्ब्रॉय। ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है वो एम्ब्रॉय के साथ कनेक्ट होता है एक अम्बिकल कॉर्ड की वजह से, जिसका काम होता है जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सबका ट्रांसपोर्टेशन करना टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रॉय। ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है, नाउ अगर हम देखें, दैट इज अ प्लेसेंटा, वो कैसे एक्ट करता है? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब क्या हुआ? हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा? HCG, जिसके कहते हैं दैट इज अ ह्यूमन प्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसके बाद HPL, दैट इज अ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके बाद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। इसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, लेटर फेज में प्रेगनेंसी में हमें कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है? दैट इज अ रिलैक्सिन। ठीक है। तो अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन देखने को मिलेंगे? दैट इज अ रिलैक्सिन, HCG एंड HPG, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आगे की बात करें तो प्लेसेंटल जो है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। दैट इज अ HCG, ह्यूमन प्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। इसके बाद जब प्रेगनेंसी का फेज आता है तो उस टाइम पे एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। ठीक है। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG, HPL और रिलैक्सिन ही होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी जो अदर हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। ठीक है। ये भी सारे बढ़ जाते हैं मैटरनल ब्लड में, मदर्स के ब्लड में। और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि फीटल की ग्रोथ हो सके। तो फीटल की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं इन सारी जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। और जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर में और मेंटेनेंस करते हैं प्रेगनेंसी की। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो इनर सेल मास होता है, जो कि किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है? एम्ब्रॉय में। ठीक है। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दो लेयर में, पहली बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है। और उनके बीच में हमें मीजोडर्म भी देखने को मिलती है, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। जो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो गया ना, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रॉय। फिर वो आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो तीनों लेयर्स हैं, दैट इज गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एन अडल्ट। ठीक है। सो इट इज आल्सो मेंशन दैट जो इनर सेल मास होता है उसके पास एक स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, जिसके पास ये पोटेंसी होती है कि वो सारे टिश्यूज और ऑर्गन को राइज कर सके, सारे टिश्यूज और ऑर्गन को बना सके। कौन? स्टेम सेल। कहाँ प्रेजेंट होती है स्टेम सेल? इन इनर सेल मास। ठीक है। कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। सो व्हाट आर दीज चेंजेस? उन चेंजेस की अगर हम बात करें ठीक है, तो अगर पूरी प्रेगनेंसी की बात करें तो दैट इज अबाउट अ 9 मंथ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पहले मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है। रुको इसको लिख लेते हैं। ठीक है। 9 मंथ्स की अगर बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है? हार्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो जब हम कभी भी देखते हैं कि अगर कोई इंसान प्रेग्नेंट है, 1 मंथ हो चुका है, तो हम उसका हार्ट साउंड ही सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंड मंथ। तब तक क्या होता है? लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। ठीक है।
ठीक है। सो जैसे 3 मंथ कंप्लीट होते हैं, थर्ड मंथ या कह लो पूरे 12 वीक्स, एक महीने में कितने वीक होते हैं, दैट इज अ 4 वीक, 4 3 12, 3 महीने कंप्लीट हो गए। इसी जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। टोटल प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। जैसे पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है तो उस टाइम तक ज्यादातर ऑर्गन बन जाते हैं, दैट इज फॉर्म्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल, ये सारे भी चीजें बन जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 5th मंथ की, दैट इज इन अ सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, तो 5th मंथ में हमें मूवमेंट महसूस होती है फीटस की। ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 24 मंथ्स, ठीक है, दैट इज अबाउट अ 6 मंथ, जब तक 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा होता है, तो बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं और आईलिड्स वगैरह जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही 9th मंथ कंप्लीट होते हैं तो फीटस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो पहले मंथ में क्या हुआ, हार्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस, जो कि हम कैसे नोटिस करते हैं, बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जैसे सेकेंड मंथ कंप्लीट होता है, फीटस के जो है लिम्स और डिजिट आ जाते हैं। ठीक है। जैसे थर्ड मंथ कंप्लीट होता है, दैट इज अ 12 वीक्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उस टाइम तक बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन वगैरह सब फॉर्म हो जाते हैं। जो पहली मूवमेंट होती है बेबी की, वो हमें कब देखने को मिलती है, और हेयर भी अपीरियर होने लगते हैं हेड के ऊपर, कब होती है, दैट इज इन अ 5th मंथ। ठीक है। जैसे ही 24 वीक्स होते हैं, 24 वीक्स मतलब 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं, बॉडी के ऊपर हल्के हल्के फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और आईलैशेस जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही 9 मंथ पूरे कंप्लीट होते हैं, जो फीटस होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज अ पार्चुरेशन एंड अ लैक्टेशन। ठीक है। अगर हम पार्चुरेशन और लैक्टेशन की बात करें, तो जो ड्यूरेशन होता है, एवरेज ड्यूरेशन की बात करें ह्यूमन प्रेगनेंसी की, दैट इज अबाउट अ 9 मंथ्स। ठीक है। जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। पार्चुरेशन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन हो यूट्रस में। ठीक है। ठीक है। पूरी प्रेगनेंसी एंड हो चुकी है और जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ द फीटस हो, या फीटस जो कॉज करे एक्सपल्शन, बाहर आने की कोशिश करे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ डिलीवरी ऑफ द फीटस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो होता है, इट इज इंड्यूस बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है। पार्चुरेशन कौन इंड्यूस करता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ये जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन का, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पूरे फुली डेवलप फीटस से ओरिजिनेट होता है और प्लेसेंटा से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर करती है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कहाँ से, मदर्स की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और यही ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रीन की मसल्स में जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से यूट्रीन की जो यूट्रीन है, वहां की जो मसल्स है उनके अंदर क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। जैसी कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन भी जो है वो सिक्रीट होने लगेगा। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a strong and strong contraction. ठीक है। तो जैसे जैसे यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑक्सीडेशन का सिक्रीशन जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वजह से, यूट्रस से बेबी जो है वो एक्सपेल्ड आउट होने लगता है थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या होती है, दैट इज अ सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, जैसी इन्फेंट डिलीवर होता है, मतलब एक्सपेल्ड आउट, बाहर आ जाता है, तो प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं ऑफ द यूट्रस से। ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक कि डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है। ऑक्सीटोसिन। ठीक है। कि इंजेक्शन होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि माइल्ड से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हो,
माइल्ड होती है मतलब पहले धीरे से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की फीमेल्स की बात करें तो वो डिफरेंशिएशन में जाएंगे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और मिल्क का प्रोडक्शन करने लगते हैं, ठीक है। और जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है उसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो भी मिल्क फॉर्म हुआ है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा मदर को ताकि वो फीड करा सके जो भी न्यूबॉर्न बेबी है। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, जैसे डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद जो इनिशियल डेज होते हैं उस टाइम पे जो मदर मिल्क फीड कराती है, ठीक है, उस मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ कोलेस्ट्रॉम। और उस कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज अ IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनिशियल डेज में, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जिसमें से एक IgA होती है, बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है ताकि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, जो भी न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको रेजिस्टेंस डेवलप करा सके, ठीक है। इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट में ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड की जाती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक हेल्दी बेबी ब्रिंग अप हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। वैसे इसमें पढ़ाने को तो बहुत कुछ है लेकिन जितना NCERT है दैट इज सफिशिएंट आई थिंक, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो एक जस्ट अ सेकेंड, सो इसी में अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो खत्म हो चुका है। और मैंने आपको बताया था मैं दोनों वीडियोस एक में कवर करूंगी लेकिन पता नहीं वो कैसे रह गया लैपटॉप शटडाउन की वजह से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। जस्ट अ 1 सेकेंड, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 6 सॉरी यूनिट 6 का चैप्टर 4 है और लास्ट चैप्टर है, फिर हमारे रिप्रोडक्शन यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी और क्लास 12 के सिर्फ 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, दैट इज अ फूड स्ट्रेटेजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से वेलबींग होना चाहिए, उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। जैसे फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट, बिहेवियरल फिट और सोशल फिट। जब वो हर तरीके से हर एस्पेक्ट्स में फिट है तभी हम उसे कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है। Therefore, a society with a people having a physically and functionally normal, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नॉर्मल है, नॉर्मल इमोशन है, बिहेवियर चेंजेस भी, इंटरेक्शन अमंग ऑल देम, ये सारे के सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो सब ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे दैट पर्सन इज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कुछ एक्शन प्लान जनरेट किए थे, प्रोग्राम्स बनाए थे एक नेशनल लेवल पे ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन कर सके एज अ सोशल गोल, ठीक है। सो वो कौन से प्रोग्राम थे, एक फैमिली प्लानिंग की गई थी दैट इज इनिशिएटेड इन द 1951 में। कब की गई थी इनिशिएट, 1951 में, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्प्रूव प्रोग्राम बनाए गए थे जिसमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को कवर किया गया था अंडर द नेम कॉल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसका नाम क्या है, दैट इज RCH प्रोग्राम, ठीक है। बहुत सारी अवेयरनेस की गई थी क्रिएट पीपल्स के बीच में अबाउट अ रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था फॉर बिल्डिंग अप अ हेल्दी सोसाइटी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर टास्क थे अंडर दीज प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स के अंडर क्या क्या किया गया, फैमिली प्लानिंग थी दैट इज इन 1951,
इंडिया ने स्टार्ट की थी एट नेशनल लेवल। उसके बाद एक और प्रोग्राम था, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें सारे पीपल को, जितने भी लोग थे उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई रिगार्डिंग आ रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, और जितनी भी हेल्थ, जो भी सोसाइटी है उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारे और टास्क किए गए, ठीक है। सो क्या क्या किया गया, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट, ठीक है, किसकी वजह से, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज की वजह से बहुत सारे स्टेप लिए गए ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके जितने भी लोग हैं, ठीक है, किसके एस्पेक्ट में, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, ठीक है। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिगार्डिंग दिस अब इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कैसे कैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड की, दैट इज इंट्रोडक्शन कराया गया सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाने में उसका इंट्रोडक्शन कराया गया, उसको एनकरेज किया गया ताकि एक सही इंफॉर्मेशन पता चल सके यंग वंस को, ठीक है, ताकि जो चिल्ड्रन है वो डिस्करेज ना हो इन बिलीविंग अ मिथ, ठीक है, और हैविंग अ मिसकंसेप्शन अबाउट अ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की थी, ठीक है, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, जो भी एडोलसेंट के टाइम पे चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बताई गई, जो भी एसटीडी है, दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनके बारे में बताया गया, एड्स के बारे में बताया गया, दैट इज अ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के, जिसकी वजह से हेल्प किया गया पीपल को, स्पेशली जो एडोलसेंट एज ग्रुप में थे, ताकि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी सके, ठीक है। पीपल को एजुकेट किया गया, ठीक है, एजुकेटिंग अ पीपल, कौन सी एज को, दैट इज स्पेशली अ फर्टाइल कपल्स को या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप के पीपल को, किसको, रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में बताया गया, ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनकी केयर के बारे में बताया गया। इसके बाद पोस्ट नेटल केयर, मतलब जब डिलीवरी हो जाए तो चाइल्ड और मदर दोनों की केयर के बारे में बताया गया, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया, मेल और फीमेल चाइल्ड की, मतलब दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आई सोशल कॉन्शियसनेस ने, हेल्दी फैमिलीज और डिजायर्ड अवेयरनेस, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट की गई ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, सोशल एवेज लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस क्रिएट की गई, ठीक है, जिसकी वजह से पीपल टू थिंक टेक अ नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम, ताकि जो लोग बाग हैं वो सोच सके इसके बारे में, नेसेसरी स्टेप्स ले सके, इनको प्रिवेंट कर सके, देयर बाय बिल्डिंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अ हेल्दी सोसाइटी, जिसके बाद एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे और एक्शन प्लान्स अटेंड किए गए, जिसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, ठीक है, वहां पर डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए, अगर जैसे बिल्डिंग वगैरह उसमें डॉक्टर्स ही नहीं हुए तो कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है, मटेरियल सपोर्ट, ड्रग वगैरह ये सब प्रोवाइड किया, सो दीज ऑल आर एसेंशियल टू प्रोवाइड अ मेडिकल असिस्टेंस, ताकि पीपल लोग जो है उनकी पर्सन की केयर की जाए इन अ रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब का क्योर किया जा सके, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटेजीज लेके आई गई टाइम टू टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से मोर एफिशिएंट केयर आई, ठीक है, असिस्टेंस टू द पीपल, ठीक है, और सैनिटरी बैन कर दिया गया किस पे, एमिनोसाइटोसिस पे। ये क्या है, एक ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है जो कि क्रोमोसोमल पैटर्न के बारे में बता देता है इन इम्यूनिटिक फ्लूइड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रॉय के आसपास। देखो क्या होता है एमनियोसेंटेसिस में, एम्ब्रॉय के आसपास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि होता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो वहां पे हम क्रोमोसोमल पैटर्न को डिटरमाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है। वैसे जो ये इम्यूनोसाइटोसिस जो था वो किया किस लिए जाता था, ये इसलिए किया जाता था ताकि अगर कोई बेबी जो है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, ठीक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है तो उसके लिए हम देखते थे, लेकिन इससे हम
फीटल सेक्स ऑर्गन के बारे में भी बता सकते हैं कि मतलब मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है। इस वजह से इसे स्टैचुटरी बैन कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है, ताकि फीमेल फिटिसाइड जो है वो बढ़े ना। मतलब पहले क्या होता था कि अगर फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको मार दिया जाता था, ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया ताकि जो फीमेल फिटिसाइड है वो इंक्रीज ना हो सके। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स क्रिएट किए गए इन अ कनेक्शन, ठीक है। तो इसके अलावा और जो था दैट एक सहेली आई, ठीक है, सहेली आई का क्या मतलब है, एक ये नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था, ठीक है, जिसे कौन यूज करता था, दैट आर यूज बाय अ फीमेल्स, जो कि कैसा था, नॉन स्टेरॉइडल था, ठीक है। किसने डेवलप किया था, दैट इज सीडीआरआई ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था इन लखनऊ में, ठीक है, इनके साइंटिस्ट ने किया था, जो कि एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव था, वंस अ वीक लेना पड़ता था, एक हफ्ते में एक बार, एंड दिस इज अ नॉन स्टेरॉइडल। गुड जॉब। कैसा था, नॉन स्टेरॉइडल था और वंस अ वीक लेना था, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया गया, बेटर अवेयरनेस क्रिएट की गई सेक्स रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। मेडिकली असिस्टेंट जो थे, मतलब मेडिकल जो डॉक्टर्स थे उनका नंबर बढ़ाया गया। बेटर पोस्ट नेटल केयर की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था, मतलब पहले क्या होता था, मदर्स मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनका जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज था। तो जैसे जैसे हमने डॉक्टर्स बढ़ा दिए और उनकी पोस्ट नेटल केयर बाद तक अच्छी केयर करी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद अ स्मॉल फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज इंक्रीज करी जिसमें स्मॉल नंबर, मतलब स्मॉल फैमिलीज हो, ठीक है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, पहले से ही एसटीडी को डिटेक्ट करना, फिर इसके बाद उनको क्योर करना, और ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके रिगार्डिंग सारी मेडिकल फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया, ताकि एक इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आ सके, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दैट इज अ इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, along with the better living condition had a explosion impact on the growth of a population, ठीक है। क्या हुआ, तो अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 2 बिलियन, ठीक है, या कह लो 2000 मिलियन, ठीक है। इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 600 मिलियन, ठीक है, तो 2000 तक कितनी हो गई, वो 2 बिलियन से 6 बिलियन तक हो गई, कब, इन 2000 ईयर, ठीक है। आज सिमिलर ट्रेंड देखा गया, इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया सिमिलर ट्रेंड, ठीक है। सो our population which was approximately 350 million at the time of our independence के टाइम पे कितनी थी, that is a 350 million, ठीक है। तो अब वो 2000 तक कितनी आ गई, that is 1 बिलियन आ गई, ठीक है। तो मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 में 6 बिलियन है, जिसमें सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 1 बिलियन 2000 में, ठीक है। दैट मीन्स एवरी 6 पर्सन इन इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हर छठा इंसान कौन है, दैट इज अ इंडियन, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा कफ है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 2000 में 2000 ईयर की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में कितनी थी, दैट इज अ 6 बिलियन, और इंडिया में कितनी थी 2000 के साल में, दैट इज अ 1 बिलियन। तो आप देख रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में अगर जो छठा, देखो क्या रेशियो आया, 6:1 आया, तो पूरे वर्ल्ड में जो छठा इंसान है वो क्या है, दैट इज अ इंडियन, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, दैट इज अ रैपिड डिक्लाइन इन अ डेथ रेट, ठीक है। तो डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन आया, दैट इज अ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है, एज वेल एज इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ पीपल। और जैसे इनमें क्या आया, डिक्लाइन आया, किसमें, मैटर मोर्टेलिटी रेट में ये कम हुआ, इन्फेंट का भी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ। इसके अलावा ठीक है, जो रिप्रोड्यूसिंग एज वाले ग्रुप वाले पीपल थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से ये आया। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव एज, तीसरे होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो जब रिप्रोडक्शन एज वाले ग्रुप वाले ज्यादा बढ़ गए तो ये वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम 2001 की सेंसस की बात करें, सेंसस मीन जनगणना की बात करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वाज स्टिल अराउंड 1.7%, मतलब एक साल में 1000 के अंदर 17 नए लोग आए थे। ठीक है, वेयर एज वहीं अगर हम बात करें सेंसस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आर रेट विच आर पॉपुलेशन कुड बी डबल इन 33 इयर्स, जिसकी वजह से क्या पता चल रहा है कि 33 इयर्स में जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी और स्कीम्स आई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया इस प्रॉब्लम की वजह से कि जो क्या मोटिवेट करे, स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट करे, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करी गई मीडिया में, पोस्टर्स बनवाए, बिल्स बनाए, जिसमें हमने दिखाया शोइंग अ कपल हैविंग अ 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन कॉल्ड हम दो हमारे दो। ठीक है, वर्किंग वंस हैविंग अडॉप्टेड अ 1 चाइल्ड नॉर्म, ये बताया। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज जो है वो हमने फीमेल्स की 18 इयर्स कर दी और मेल्स की कितनी कर दी, दैट इज अ 21 इयर्स। ठीक है, एंड द इंसेंटिव गिवन टू अ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और जिनकी स्मॉल फैमिलीज थी उनको इंसेंटिव दिया गया। ठीक है, ठीक है, ताकि इन सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आ सके। ठीक है, और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए जिसकी वजह से जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ देखें, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए, ठीक है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कब हो सकता है, पहली बात है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, जहां हम लेना चाहें वहां हमें इजिली मिल जाए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कोई भी नो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट हो। ठीक है, सो इट आल्सो शुड नॉट इन अ वे टू इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और अ सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए विद अ लो और लेस साइड इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिवाइड कर दिया गया, ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया कुछ मेथड्स में, दैट इज अ नेचुरल और ट्रेडिशनल। ठीक है, बैरियर्स, फिर आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं दैट आर इरिवर्सिबल, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, मतलब अगर एक बार हो गया तो हो गया, इरिवर्सिबल। इसमें जो होते हैं दो, वो क्या होते हैं, दैट इज अ ट्यूबिकोटोमी, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, फीमेल्स में, इधर होती है वेसिकोटोमी, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, मेल्स में। तो देखो ट्यूब से समझो, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। वेयर यहाँ पे वेस्ट से समझो, वास्ट डेफरेंस को कट कर दिया। ठीक है, तो दीज, ये दो मेथड ऐसे होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के जो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको दोबारा हम ठीक नहीं करा सकते। ठीक है, सो एक एक करके सारे मेथड्स पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं दैट इज अ नेचुरल मेथड। So if we are talking about a natural method, so इसका मतलब क्या होता है, that is work on the principle, जिसमें हम अवॉइड करते हैं कि ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग है वो ना हो। ठीक है, ठीक है, that is avoiding a chance of a sperm and ovum meeting, जिसमें जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है दैट इज अ पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। ठीक है,
ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कपल को अवॉइड करना होता है या अब्सटेन करना होता है फ्रॉम अ क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 डे ऑफ एन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ओव्यूलेशन किस टाइम पे एक्सपेक्ट हो सकता है, उस दौरान पे हमें कपल्स को क्वाइटस या अब्सटेन करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। दैट इज अबाउट 10 to 17 days of a menstrual cycle. As a chance of fertilization are very high during this period, क्योंकि इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। कब? दैट इज 10 to 17 days of a menstrual cycle. So it is called as a fertile period. ठीक है, therefore by abstaining from a coitus during this period, तो इस कंसेप्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज अ विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। ये क्या है? दिस इज अनदर मेथड जिसमें मेल पार्टनर को विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। विड्रॉल में क्या करना पड़ता है? दैट इज बिफोर इजैकुलेशन पेनिस को विड्रॉल कर सकते हैं ताकि इंसेमिनेशन ना हो। नेक्स्ट जो है दैट इज अ लैक्टेशनल एम्ब्रॉय। ये नेचुरल मेथड में हमने 3 मेथड्स पढ़े। पहला जो है दैट इज अ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जिसमें हमें 10 to 17 डेज। एक्चुअली देखो क्या होता है, देख लो इसमें 14 डे पे क्या है, अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है ये। ठीक है, यहां से प्लस 2 दिन और ले लो दैट इज अ 16 और माइनस 2 ओव्यूलेशन माइनस 14 डे में प्लस 2 माइनस 2 भी ले लो तो दैट इज 12, यहाँ पे 12th डे, तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर हम स्पर्म की बात करें तो वो कब तक एक्टिव रहता है, दैट इज अबाउट 3 डे। वेयर एज अगर ओवम की बात करें तो वो कब तक रहता है, दैट इज अबाउट 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 12th डे की बात करते हैं, देखो 12th, 14th और 16th, हमने मान लिया 14 डे पे ओव्यूलेशन है, वो ओव्यूलेशन प्लस में भी 2 जा सकता है और माइनस में भी 2 सकता है, मतलब 12th डे पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है और 16 डेज पे भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज 10, 11। ठीक है, तो अगर स्पर्म की एंट्री 10th डे पे हुई तो जो स्पर्म है वो एक्टिव 12th डे तक रह सकता है। तो अगर यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम 16 डे की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ अगर ओवम रिलीज हुआ तो वो एक्टिव कब तक रह सकता है, दैट इज 1 दिन तक। तो अगर 17 डे पे भी वो एक्टिव रहा और यहाँ फिर से फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब स्पर्म की एंट्री हुई, तो यहाँ फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि 10 to 17 डेज तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कपल को क्वाइटस से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जो सेकंड मेथड है दैट इज अ विड्रॉल और अ क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, इजैकुलेशन नहीं होने देना चाहिए, विड्रॉल्स हिज पेनिस टू अवॉइड अ इंसेमिनेशन। जो थर्ड है दैट इज अ लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है दैट इज अ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये कब होता है? दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस लैक्टेशन फॉलोड बाय पार्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी बेबी की डिलीवरी हो जाती है, मतलब पार्चुरेशन हो जाता है, उस टाइम पे लैक्टेशनल एम्ब्रायो जब लैक्टेशन होती है तो वहां पर कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती। ठीक है, सो वहां पे क्या होता है, ये कब तक वैलिड होता है, दैट इज वैलिड अबाउट ओनली 6 मंथ्स, क्योंकि लैक्टेशन जो है 2 महीने तक 2 साल तक भी रहती है, तब तक थोड़ी होता है। तो ये सिर्फ 6 मंथ तक रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज अ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, वो इनहिबिट कर देता है किसको, दैट इज जीएनआरएच को, जो कि बाद में एलएच और एफएसएच को रिलीज नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या नहीं होती, दैट इज ओव्यूलेशन नहीं होती। ठीक है, तो इंटेंस लैक्टेशन मतलब ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली। ठीक है, सो जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन होते हैं आर ऑलमोस्ट निल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड चाइल्ड फुली। मदर जो है वो तो 2 साल तक फीड करती है, तो क्या 2 साल तक जो है
मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, नहीं, दिस इज ओनली अबाउट 6 months, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अबाउट 6 months, ठीक है, ये सिर्फ 6 महीने तक वैलिड है, वाया पार्चुरेशन के बाद के सिर्फ 6 महीने तक वैलिड है। एज नो मेडिसिन और कोई भी डिवाइसेस जो है आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट जो होंगे आर ऑलमोस्ट निल, ठीक है। सो चांसेस ऑफ फेलियर दो इन दिस मेथड आर हाई, लेकिन फेलियर के चांसेस भी इस मेथड में सबसे ज्यादा है। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज अ बैरियर मेथड। अगर हम बैरियर मेथड की बात करें, सो इसमें क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। हम स्पर्म और ओवम की जो फिजिकली मीटिंग है उसको नहीं होने देते, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बैरियर। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, सच मेथड्स और अवेलेबल जो होते हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए, दैट इज अ कॉन्डम, ठीक है। दैट इज अ बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबड़ का बना होता है या लेटेक्स शीट का बना होता है, जो कि अगर हम मेल्स में बात करें तो किसको कवर करता है, दैट इज कवर्स द पेनिस, वेयर इज इन फीमेल्स में किसको कवर करता है, दैट इज अ वेजाइना और सर्विक्स को, जस्ट बिफोर द क्वार्टस, सो दैट एजैकुलेटेड सीमेन जो है वो एंटर ना हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। जिसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है जो कि है निरोध। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ अ कॉन्डम फॉर अ मेल। यूज ऑफ कॉन्डम जो है, जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, जस्ट अ 1 सेकेंड, जस्ट आई हैव अ डाउट, कहीं ऐसा ना वीडियो रुक गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे कि कॉन्डम्स की बात कर रहे थे। सो मेल्स में पेनिस को कवर करता है, वेयर एज इन फीमेल्स दैट इज सर्विक्स और वजाइना को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूज ऑफ कॉन्डम जो है वो आज के रिसेंट ईयर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये हमें एसटीडी और एड्स होने से भी प्रिवेंट कराता है, ठीक है। दोनों के दोनों बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, उन्हें इजीली डिस्पोज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेड, एंड देयर बाय गिविंग अ प्राइवेसी टू द यूजर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बैरियर्स हैं, दैट इज डायाफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स, also a barrier जो कि रबड़ के बने होते हैं, that is inserted in a female reproductive tract, ठीक है, ताकि कवर हो सके सर्विस ड्यूरिंग अ क्वार्टस, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करते हैं, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ अ स्पर्म टू द सर्विक्स, ठीक है। स्पर्म की एंट्री नहीं होने देते, स्पर्म को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो दे आर रीयूजेबल भी होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स भी यूज किए जाते हैं अलोंग विद दीज बैरियर्स, ताकि इनकी जो एफिशिएंसी है, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। सो दिस इज अबाउट अ बैरियर मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो है दैट इज अ इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, दैट इज अ आईयूडी, ठीक है। इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं दैट इज इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर, इसे डॉक्टर इंसर्ट करते हैं या फिर एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट करती हैं, कहाँ, यूट्रस में, थ्रू द वेजाइना। ये जो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस होती हैं, ये कौन कौन से में अवेलेबल होती है, दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें आईयूडीज की, तो ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द आईयूडीज। तो पहली होती है दैट इज अ नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। दूसरी होती है दैट इज अ कॉपर रिलीजिंग, और थर्ड वन होती है दैट इज अ हार्मोन रिलीजिंग। अगर हम नॉन मेडिकेटेड की बात करें, आई एम रियली सॉरी, आई हैव अ वेरी बैड कफ। नॉन मेडिकेटेड जो होती है वो क्या होता है, इसका एग्जांपल होगा दैट इज अ लिप लूप। कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल होगा दैट इज अ कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375,
नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग क्या है, दैट इज LNG-20 और दूसरी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, पता होनी चाहिए आईडी 3 तरीके की होती है। ठीक है, ये एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 हार्मोन रिलीजिंग इज अ प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। ठीक है, ये जो आईयूडीज होती हैं ये फैगोसाइटोसिस करती हैं स्पर्म को, मतलब विद इन अ यूट्रस। और कॉपर का काम क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करना और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करना। ठीक है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एज वेल एज मोटिलिटी को कौन कम करता है, दैट इज अ कॉपर आयंस। और आयोडीज का ओवरऑल काम क्या होता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस ऑफ अ स्पर्म विद इन अ यूट्रस। ठीक है, वेयर एज अगर हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करें तो ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है कि उसके अंदर इम्प्लांटेशन ही ना हो सके। ठीक है, और सर्विक्स को क्या बना देती है, दैट इज अ हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है, आयोडीज होती है दैट इज अ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। ठीक है, ताकि वो डिले कर सके प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन अ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये फीमेल्स के लिए आईयूडीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आइडियल होती है। अगर हम किसी भी दो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस जाते हैं 2 या 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स का, तो हम आईयूडीज को इंसर्ट करा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, और ये आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो कि इंडिया में यूज हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है बाय द फीमेल्स टू डिले देयर प्रेगनेंसी एज वेल एज स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज अ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम कुछ स्मॉल डोजेस लेते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरॉन की, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कौन लेता है, दैट इज ऑल्सो यूज बाय द फीमेल्स। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। पिल्स हैव बीन टेकन डेली, रोज ली जाती हैं फ्रॉम 21 डेज स्टार्टिंग फर्स्ट 5 डेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 दिन छोड़ दो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, उसके बाद लगातार 21 डेज तक ली जाती है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुएशन अकर। ठीक है, तो वो जो 7 डेज अगर आप छोड़ दो, उसके बाद फिर वो 21 डेज के लिए ली जाएंगी। एंड ये इसी तरीके से सेम पैटर्न फिर से रिपीट किया जाता है, ताकि जो फीमेल्स हैं वो प्रिवेंट कर सके किसको, कंसेप्शन को। ठीक है, इसकी वजह से ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या प्रिवेंट होता है, इनहिबिट होता है, ओव्यूलेशन इनहिबिट होता है और इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह एज वेल एज ये सर्विकल म्यूकस जो होता है उसकी क्वालिटी को भी ऑल्टर करता है, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके, उसकी एंट्री रिटार्ड हो सके। ठीक है, तो पिल्स जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और उनका सबसे ज्यादा लेसर साइड इफेक्ट होता है। तो दे ऑल्सो आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। तो फीमेल्स ने इनको भी एक्सेप्ट किया है एज वेल एज आईडीज को भी किया है। ठीक है, वेयर एज सहेली जो है वो एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो कि किसने दी थी, दैट इज साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ। ठीक है, जो कि फीमेल, इसमें क्या होता है, ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है जो कि 1 हफ्ते में 1 बार लेनी होती है, जिसका सबसे कम साइड इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट कम है और सबसे ज्यादा हाई क्या है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सो प्रोजेस्टेरॉन अकेला या फिर उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ईस्ट्रोजन के साथ यूज किया जाता है बाय द फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के फॉर्म में भी और इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी, जो कि कहाँ किया जाता है, अंडर द स्किन। तो इसमें क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन भी जो है वो पिल्स की तरह सिमिलर ही होता है, लेकिन इसका जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का एडमिनिस्ट्रेशन करा लेते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करा लेते हैं, या आईयूडीज करा देते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ अ कोइटस। ठीक है, हैज बीन फाउंड टू बी अ वेरी इफेक्टिव एंड इट इज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज वेल, ताकि हम अवॉइड कर सके पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू अ रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेप के टाइम पे भी हम ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन एज वेल एज आईयूडीज जो कि 72 आवर्स में लेनी पड़ती है, ठीक है, ये सब करा सकते हैं, ताकि जो भी पॉसिबल प्रेगनेंसी है उसको हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है,
कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं जिन्हें हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि एडवाइस किए जाते हैं मेल और फीमेल पार्टनर्स के लिए। दैट इज अ टर्मिनल मेथड, परमानेंट टर्मिनल मेथड होता है, ताकि दोबारा फिर कोई कभी प्रेगनेंसी ना हो पाए, ठीक है। ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है ये ब्लॉक कर देता है गैमीट का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और प्रिवेंट करता है कंसेप्शन। मतलब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, सिर्फ गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, ठीक है। सो अगर स्टेरिलाइजेशन की बात करें मेल्स में, तो दैट इज इन अ वेसिकेटोमी, वेयर इज इन फीमेल इट इज अ ट्यूबिकेटोमी। वेसिकेटोमी में हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डेफरेंस, वास से पता चला है, वासा डेफरेंस को कट करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर टाई अप कर देते हैं एक स्मॉल इंसिजन के साथ, कहाँ पे, स्कॉटम पे। वेयर एज इन ट्यूबिकोटोमी में क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं फेलोपियन ट्यूब का, रिमूव करते हैं, फिर उसके टाई अप कर देते हैं एक स्मॉल इंसिजन के साथ, कहां पर, एब्डोमेन में। वेयर एज इन मेल्स इन इट इज अ स्कॉटम, ठीक है, और एब्डोमेन में करते हैं थ्रू अ वजाइना। ये जो दोनों टेक्निक होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, पर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। मतलब अगर आपने एक बार स्टरलाइजेशन करा ली, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में करा ली, अगर मानो फीमेल्स में करा ली, तो प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम नील हो जाते हैं। अगर आपको दोबारा कभी प्रेग्नेंट हुआ तो इसकी जो रिवर्सिबिलिटी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लो होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्टरलाइजेशन, ठीक है। ये ट्यूबिकेटोमी, ये वेसिकेटोमी गिवन है, दैट इज अ ट्यूबिकेटोमी, ये फीमेल्स में होती है, दैट इज इन अ फीमेल्स। यहाँ वासा डेफरेंस कट और टाई कर दिया गया है, वेयर इज अ फैलोपियन ट्यूब टाइड और कट कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये सारे देखे गए थे ताकि हम सिलेक्शन कर सके एक सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, ठीक है। एंड इट इज यूज किया जा सके, शुड ऑलवेज बी एन अंडरटेकन इन अ कंसल्टेशन विद अ क्वालिफाइड और मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। एक चीज और ध्यान देनी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, ठीक है, जिसे हम कंसेप्शन या प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। So one is forced to use these methods either to prevent the pregnancy or delay or space a pregnancy due to their personal reason, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से बताया गया। However, इनके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, दैट इज अ नॉइजा, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, breast cancer, though not very significant but should not be totally ignored। पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ थर्ड लास्ट टॉपिक, दैट इज अ एमटीपी, ठीक है। अगर हम एमटीपी की बात करें सो इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, जब हम जानबूझ के और वॉलेंट्री टर्मिनेट कराते हैं प्रेगनेंसी को, मतलब अबॉर्शन कराते हैं अपनी खुद की मर्जी से फुल टर्म के लिए, तो फुल टर्म बेबी की, तो उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, दैट इज अ एमटीपी या फिर इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। सो 40 to 50 millions of MTP are performed in an year all over the world। तो पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन तक एमटीपी की जा चुकी है, विच अकाउंट दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन एन ईयर। ऑब्वियसली एमटीपी की बात करें हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट इज नॉट मेंट फॉर द पर्पस, ठीक है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी not isn't being debated upon in many countries due to their emotional, ethical and religious and social issues involved in it, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया गया एमटीपी को कब, इन 1971 में, बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि इसका मिस यूज ना किया जा सके, ठीक है। इसका मिस यूज कैसे हो सकता है एमटीपी का, जैसे अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करा दिया, तो वो तो मिस यूज हो गया ना, ठीक है। तो बहुत सारे सच रिस्ट्रिक्शन जो हैं आर ऑल इम्पोर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल फीमेल फिटिसाइड, वो भी रिपोर्ट किए गए इन इंडिया में एट हाई नंबर, ठीक है। तो व्हाई एमटीपी ही क्यों, ठीक है। टू गेट रीड अ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब हम नहीं चाहते प्रेगनेंसी हो उसके लिए एमटीपी कंपल्सरी है, ठीक है। जो भी कभी हो चुका है
जो कभी हो चुका है, दैट इज अ कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स की वजह से, या फिर किसी भी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से, या फिर रेप की वजह से, तो उस टाइम पे अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उसके लिए एमटीपी नेसेसरी है, ठीक है। सो एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस जब वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल इवन फेटल आइदर फॉर द मदर ऑफ द फीटस ऑफ द वूम, ठीक है। अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो उस टाइम पे भी एमटीपी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि उससे बच्चे की एज वेल एज मदर की जो है लाइफ है वो बहुत ज्यादा डेंजर में आ सकती है, ठीक है। अगर हम एमटीपी की बात करें, आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ, ठीक है। अगर अबॉर्शन करा रहे हैं, दैट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा रहे हैं, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ रहती है, दैट इज इन अ 3 months, ठीक है। दैट इज अप टू 12 weeks ऑफ अ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अबॉर्शन का है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। So one distributing trend observed that majority of the MTP are performed by illegally by an unqualified quack, which are not only unsafe but could be a fatal too, ठीक है। तो ज्यादातर क्या देखा गया, जो MTP है वो इलीगली अनक्वालिफाइड लोग करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ है और बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस भी है। अनदर डेंजरस ट्रेंड ये है कि दैट इज अ मिस यूज ऑफ एमिनोसाइटोसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम जो चाइल्ड बॉर्न ही नहीं हुआ उसका डिटरमाइन कराएं सेक्स का कि वो फीमेल है कि मेल है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी अ फीमेल, अगर फीमेल होती है तो उसे फिर एमटीपी करा दे दी जाती है, दैट इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज अ लीगल। तो सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर एज वेल एज द फीटस। तो इफेक्टिव काउंसलिंग दी जाती है, अवॉइड अ अनप्रोटेक्टिव coitus and risk factor involved in a illegal abortion as well as providing a more healthcare facilities could reverse the mentioned and unhealthy trend, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज जो एनसीईआरटी में गिवन है वो टेबल नहीं लिखा है, उसमें मैं बता देती हूँ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 के हिसाब से, दैट इज एमटीपी 2017 के हिसाब से प्रेगनेंसी जो है अगर वो टर्मिनेट की जा रही है, ठीक है, विद इन अ 12 week, दैट इज ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब एक डॉक्टर की हेल्प से ये टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन 12 week है, ठीक है, 12 हफ्तों से ज्यादा है, बट फ्यूअर देन 24 week, लेकिन 24 week से कम है, तो उस टाइम पे हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है, ठीक है। उन 2 का ओपिनियन लेना चाहिए तभी हम ये चीज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये जो टेबल थी यहाँ पे साइड में टेबल, वो पता नहीं कैसे रह गई। नेक्स्ट है दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सो अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, सो डिजीज अगर हम डिजीज की बात करें, तो डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से डिजीज होती है उन्हें हम एसटीडीज कहते हैं या फिर वेनरेबल डिजीज कहते हैं। कौन कौन सी होती है डिजीज, या फिर उन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, दैट इज गोनोरिया, सिफेलिस, जेनाइटल हर्पेस, क्लेमाइडोनाइसिस, जेनाइटल वार्ड्स, trichomoniasis, hepatitis B, and of course one of the most infectious in the recent years is HIV leading to a AIDS, one of the most common STD, ठीक है। इस HIV के बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हो, ठीक है। सम ऑफ द इन्फेक्शन जो हैं लाइक हेपेटाइटिस बी और HIV वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन निडल्स। अगर हम शेयरिंग कर रहे हैं निडल्स की, उनकी वजह से भी इंफेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है,
ठीक है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा दें, अगर किसी को एसटीडी है, मतलब किसी को एचआईवी या हेपेटाइटिस बी है और उसी का ब्लड किसी हेल्दी डोनर में डाल दें तो उसको भी एचआईवी और हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर इन्फेक्टेड मदर से लेके फीटस में हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी के अलावा या जेनाइटल हर्पेस के अलावा या फिर एचआईवी इन्फेक्शन के अलावा सारी डिजीज जो है वो क्योरेबल है अगर उन्हें अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा माइनर होते हैं, जिसमें ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होती है, कहाँ, इन अ जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में बी asymptomatic, hence may remain undetected for a long period of time, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सो हम इसमें क्या दे सकते हैं, ऑल्दो जितने भी पर्सन है सारे के सारे वनरेबल है इन्फेक्शन के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हाई रिस्क कब देखने को मिलता है, कौन सी एज ग्रुप के लिए, 15 to 24 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हाई रिस्क है कि ये एसटीडीज हो सके, बिकॉज सो देयर इज अ नो रीजन ऑफ पैनिक करने की कोई बात नहीं है, हर चीज का प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, दैट इज अवॉइड अ सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और अ मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड सेक्स करें या अननोन पार्टनर्स के साथ, ठीक है। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग अ क्वार्टर्स, ठीक है। इन केस ऑफ अ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा सके ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके और आप कंप्लीटली ट्रीटमेंट कर सके इफ डायग्नोज विद अ डिजीज। तो ठीक है, इस तरीके के हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज अ इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम इनफर्टिलिटी की बात नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि कैसे हैं, दैट इज इनफर्टिलाइज। इनफर्टाइल क्या होते हैं, दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहैबिटेशन, ठीक है। दिस इज अ रीजन ऑफ दिस कुड बी मेनी फिजिकल, कोजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। तो इंडिया में क्या होता है, फीमेल, ज्यादातर औरतों को ब्लेम किया जाता है कपल्स में, अगर किसी को चाइल्ड नहीं हो रहे हैं तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, लड़कियों को या वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी कपल्स को असिस्ट किया जाता है कि वो चिल्ड्रन कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स के, बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स के साथ, जिन्हें हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो जिसमें पहली है दैट इज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी, वही कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी जो कि बॉडी के अंदर होती है, वही कंडीशन बाहर प्रोवाइड की जाएगी और फर्टिलाइजेशन होगी। दैट इज फॉलोड बाय अ एम्ब्रॉय ट्रांसफर। इसी के अंदर एम्ब्रॉय ट्रांसफर भी एक सच मेथड है, जिसका पहला पॉपुलर मेथड है दैट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, वाइफ या डोनर से ओवा लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड और डोनर से, और उसे कलेक्ट किया जाता है और जाइगोट बनाया जाता है अंडर अ सुटेबल कंडीशन इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। फिर उस जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रॉय को, ठीक है, अगर वो अर्ली एम्ब्रॉय 8 ब्लास्टोमेयर्स तक है, ठीक है, तो अगर वो 8 ब्लास्टोमेयर तक है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। और अगर वही एम्ब्रॉय 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा है, मतलब 8 to 16 तक है, तो उसे ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, ठीक है, ताकि बाकी की बात की कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अगर 8 ब्लास्टोमेयर्स तक है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, या फिर 8 से ज्यादा है तो उसे कहाँ करेंगे, यूट्रस में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रॉयज आर इज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन से भी फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ अ गैमीट विद इन अ फीमेल, ठीक है। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स कुड नॉट कंसीव। ये उस केस में किया जाता है जब
फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकती, तो उस केस में क्या करा जाता है, दैट इज अ इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ इन विट्रो एंड इन विवो, तो देख लेते हैं इन विट्रो के अंदर क्या क्या आता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ इन विट्रो, तो इसमें आता है दैट इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिफ्ट, that is a zygote intrafallopian transfer, then it is a IUT जिसे कहते हैं intrauterine transfer, और next is ISC ICSI, ठीक है, जो कि क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। वेयर एज अगर हम इन वीवो की बात करें जिसमें फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, तो उसका है दैट इज अ गिफ्ट, ठीक है, जिफ्ट क्या हो या गिफ्ट कहो एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गिफ्ट में मतलब इन वीवो में क्या होता है, इसमें हम ओवम लेंगे एक अच्छे डोनर से, ठीक है, इनटू द फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, ठीक है, दैट इज अ गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसी फीमेल जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवम को, लेकिन उसके पास फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट है, तो उस टाइम पे हम ये मेथड यूज करते हैं। क्या करेंगे, ओवम लेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे एक हेल्दी डोनर से लेके उस फीमेल के पास जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। बाकी सारी डेवलपमेंट फिर उसके अंदर हो जाएगी, दैट इज इन अ फीमेल। जो नेक्स्ट है दैट इज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, दैट इज ICSI। ये एक स्पेशल तरीके का प्रोसीजर है ताकि एम्ब्रॉय बन सके, कहाँ, लेबोरेटरी में, जिसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, कहाँ, ओवम में। कैसे, इनफर्टिलिटी केस जो होते हैं आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, ठीक है। इनफर्टिलिटी केस जो है वो ऐसे भी हो सकता है जिसमें मेल पार्टनर है, उसके पास यही एबिलिटी नहीं है कि वो इंसेमिनेट कर सके इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बिकॉज ड्यू टू देयर लो स्पर्म काउंट, ठीक है। सो इसकी वजह से हमें उस कैसे करेक्ट करते हैं, दैट इज करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट करेंगे आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या फिर किसी हेल्दी डोनर से, और उसे फिर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे वेजाइना के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर, दैट इज अ इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। सो ये कुछ तरीके की टेक्निक्स है जिससे हम इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करा सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस आर मैनी, ठीक है, देखा आपने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन सारी की सारी टेक्निक है उनमें बहुत ज्यादा हाई प्रिसीजन है हैंडलिंग का, ठीक है। वो कौन करेगा, दैट इज स्पेशलाइज्ड बाय अ प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए, ठीक है, और सबके अंदर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो फैसिलिटीज हैं दैट आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन फ्यू कंट्रीज इन द फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, तो कंट्री के कुछ जगहों पे ही यही फैसिलिटीज प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इनके जो बेनिफिट्स हैं दैट इज अफोर्डेबल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। इनको सब अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि क्वाइट एक्सपेंसिव है ना ये। सो इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स जो है आल्सो डेटरेंट इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इज द अल्टीमेट एम ये होना चाहिए सारे प्रोसीजर्स का, टू हैव अ चिल्ड्रन इन इंडिया। सो वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डिस्ट्यूट चिल्ड्रन, बहुत सारे ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे भी हैं, ठीक है, जिनको अच्छे से केयर नहीं मिल पाती, सो हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी, अपनी मेच्योरिटी तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कोई अच्छी केयर करने वाला नहीं होता। सो इस वजह से सबसे ज्यादा बेस्ट अगर देखा जाए मेथड जो है कपल के लिए, अगर उन्हें पेरेंट्स बनना हो तो वो एक लीगल एडॉप्शन भी कर सकते हैं, ऐसे अनाथ बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ इनफर्टिलिटी। ये जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक था ऑफ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। सो आज सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो भी हमारा आज खत्म होता है विद दिस ग्रेट बिग स्माइल फेस, और थोड़ी बहुत कफ भी, खांसी भी आ रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा एंड अप होता है। जो नेक्स्ट कल वीडियो आएगी उसमें हम यूनिट जो 8 है वो भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने हैं, ठीक है, फ्रॉम 2015 से लेके 2022 तक के। ठीक है, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं डेली एक पीवाईक्यू का पेपर कराऊं और एक छोटी सी कोई वीडियो डाल दूं, ठीक है, जिसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट का, अगर कोई बायो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका जो सारा डेटा है उसकी सारी वीडियो डाल दूं, जिस तरीके से आपका दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो जैसा होता है वैसा देख लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।